तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इशू कैसे करती है करेंसी नोट्स को। तो आइए मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए साथियों, रिजर्व बैंक 1 रुपए का नोट और सिक्का ये दो चीजें नहीं छापती है। बस ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि क्या आरबीआई सारे नोट छापती है। नहीं 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 साहब, सिक्का तो वो एक भी नहीं छापती है। और नोट जो है ना, सिक्के तो ढले जाते हैं। हमें से कुछ लोग नहीं नहीं सर सिक्के तो ढले जाते हैं। अरे भाई, सिक्के ढले जाते हैं लेकिन सिक्के वो नहीं ढालती है। तो फिर वो कौन करते हैं? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है। ठीक है, 1 रुपए का नोट और ये सिक्का ये कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। अच्छा, उसके अलावा और जितने भी सिक्के हैं, जैसे 5 रुपए का, 10 रुपए का, उनके लिए वो एकमात्र संस्था है आरबीआई। मतलब ये समझिए कि 1 रुपए का नोट और सिक्का तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, 5 रुपए का नोट, 5 रुपए का सिक्का, या फिर 10 रुपए का नोट सिक्का, या फिर एक से बड़ी जितनी भी करेंसीज हैं, वो सारी की सारी कौन निकालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है। ठीक है साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये पद्धति क्या होती है ये मैं आगे चल के आपको सिखाने वाला हूं, जिस मेथड से ये पैसे निकालती है। अच्छा, मैं एक सिंपल सी कहानी कई बार मेरे साथ वालों को सुनाता हूं, आपको भी सुना देता हूं। मैं कई बार ना एक कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी ये होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास में प्रिंटिंग प्रेस है नोट छापने की, तो मैं फिर नोट बहुत सारे क्यों नहीं छाप लेता। मैं धार धार गया प्रिंटिंग प्रेस में और जाकर के आज मेरे को पैसे की जरूरत थी, सारे नोट छाप कर मैं घर ले गया। तो आज तक आपने जितनी भी इकोनॉमी मुझसे सुनी है, ये क्लैरिटी आ चुकी होगी। और नहीं आई है तो फिर से जान लीजिए। हम नोट सब इसलिए नहीं छापते क्योंकि अगर नोट छाप लिए तो नोट छापने के बाद उनसे जो माल मिल सकता है वो भी तो उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए कि आज हमारे देश में 100 किलो ही आलू हैं। अब 100 किलो आलू के लिए आपके पास 100 रुपए हों, या 100,000 हो, या 100 करोड़ हो, कुल मिलाकर आपके पास जब सामान सीमित है और करेंसी नोट्स ज्यादा हैं, तो टेक्निकली आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा। मतलब लाखों रुपए में आप 1 किलो ही आलू खरीद पाएंगे। जैसे वेनेजुएला का उदाहरण, जिम्बाब्वे का उदाहरण आप सुनते हैं कि वो लोग बोरा भर भर के लेकर जाते हैं और उससे जाकर के सामान लेकर आते हैं। वहां पर आपने देख रखा है कि उनको अपनी करेंसी बदलनी पड़ती है। जैसे हाल ही के समय पर आपने ईरान पर देखा था, जब अमेरिका ने उस पर काटसा लादा था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, तो उनकी जो करेंसी थी उसे बदलना पड़ा था, रियाल को बदलकर टोमान में करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनको यह समझ में आ गया था कि भाई साहब हम इतना माल पैदा ही नहीं कर सकते, करेंसी का माल धड़ाधड़ नीचे, करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। तो याद रखिएगा, करेंसी छापी इसलिए नहीं जाती, इसलिए हम खुद की प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारी करेंसी नहीं छापते, क्योंकि हमारे पास उतनी गुड्स होना जरूरी है, हमारे पास उतनी मुद्रा होनी जरूरी है, उसके बदले में हम सामान खरीद सकें, इतना होना चाहिए। अब आप कहें सर आपके पास नहीं है तो क्या है? दुनिया के बहुत सारे देशों के पास तो बहुत सारा सामान है, तो आप अपने नोट से कहीं और से खरीद लीजिए। अब तो भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ टाई अप कर लिया है रुपया चलने का। याद रखिएगा, हमारे देश की करेंसी को जितनी ज्यादा दुनिया में वैधता मिलेगी, मतलब जितना ज्यादा दुनिया के देश एक्सेप्ट करेंगे, तब तो कहीं इस छपने का कोई मतलब है कि हमने बहुत सारे नोट छाप लिए। लेकिन तुलनात्मक रूप से आपने कभी अगर सुना हो तो आप क्या सुनते हैं? आप सुनते हैं कि रूबल है रशिया की करेंसी, इंडिया की है रुपया, इनके बीच में रूबल रूबो रुपया वो हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उतने रूबल में इतना रुपया हमको देना होगा। लेकिन वही वाली बात, अगर आपके पास सामान ही नहीं है तो कल को फिर रूस वाले भी हमसे क्या खरीदेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि अल्टीमेटली किसी भी देश को अगर अपनी करेंसी मजबूत रखनी है तो उसके लिए उसे भर के पिटारे में बहुत सारा माल चाहिए। अब आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा माल चाहिए तो सर इसका मतलब कैसा माल चाहिए? आलू पैदा करने हैं क्या? नहीं, वो माल जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता हो, जैसे प्रीशियस मेटल्स, जैसे गोल्ड, जिसकी स्वीकार्यता सबसे ऊपर है। जब प्रीशियस मेटल्स की बात आती है तो भले ही प्लेटिनम वगैरह बहुत महंगी धातुएं हों, लेकिन जब गोल्ड की रिपब्लिक बात की जाती है, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस क्या है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस क्या है, तो पता चलता है कि गोल्ड को हर कंट्री एक्सेप्ट करती है। यही कारण है कि जब जब आप शेयर बाजार को गिरता हुआ देखते हैं तो आपको गोल्ड की प्राइसेस चढ़ती हुई दिखती हैं। आपको बहुत सी हेडलाइंस आजकल देखने को मिल रही हैं। क्या हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं? बाजार टूटा, लेकिन तुरंत आपको क्या देखने को मिलता है? ओ भाई साहब, बोले क्या हो गया? बोले रुपया चढ़ गया, वो गोल्ड का भाव चढ़ गया, गोल्ड ऑल टाइम हाई होता जा रहा है। क्यों?
क्योंकि गोल्ड दुनिया के अंदर सब जगह खरीदा जा सकता है। आपने आज गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड का बाजार चढ़ता जा रहा है। ऐसे आपने देखा होगा जब जब बाजार टूटता है डॉलर मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं चलो फॉरेक्स में ही डील कर लेंगे और फॉरेक्स में डील करके डॉलर खरीद लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जिसे मुनाफा कमाना है वो शेयर बाजार से नहीं तो कहीं और से कमाएगा। तो कुल मिलाकर के हम फिर से लौटते हैं और वो ये कि करेंसी छापने की पावर भले ही आपके पास हो, लेकिन आप तभी छाप सकते हैं जब आपके पास में कुछ ऐसा माल रखा हो जिसकी दुनिया में स्वीकार्यता हो। बोले सर एक माल तो आपने बता दिया कि एक माल तो गोल्ड है, और क्या है? तो ऐसे ही आपके पास में आईएमएफ का जो बास्केट होता है उसमें 5 तरह की करेंसीज को रखा जाता है जिन्हें स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है। उसके अंदर डॉलर की स्वीकार्यता सबसे ऊपर आती है। ऐसे ही यूरो, पाउंड, ये सब करेंसीज हैं वर्ल्ड वाइड जिन्हें एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। जापानी येन और चाइनीज रेनमिंबी, ये 5 करेंसीज हैं जिन्हें स्पेशल ड्राइंग राइट आईएमएफ, ये आईएमएफ क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, ये आने वाले समय में मैं आपको अपनी क्लासेस में सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास या तो गोल्ड हो या फॉरेक्स में इन 5 प्रकार की करेंसीज में डॉलर हो, जिसकी दुनिया में लगभग 60% ट्रेड, देखिए 2 तरह के न्यूज मिल जाएंगे आपको कि दुनिया में जो ट्रेड है वो 60% ट्रेड डॉलर में हो रहा है, कई जगह आपको मिल जाएगा 80% जो ट्रेड है वो डॉलर में हो रहा है। मैं तो ये मान रहा हूं भाई बहुमत से ज्यादा ट्रेड डॉलर में हो रहा है, ठीक है? तो डॉलर हो या तो आपके पास, क्योंकि डॉलर के बदले माल मिल जाता है, दुनिया में स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस उसकी ज्यादा है, तो आप डॉलर कहीं भी पे करके माल खरीद सकते हो। तो अगर हमारे पास डॉलर्स है या यूरोप की करेंसी यूरो है या ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग जिसे कहते हैं वो है, या फिर जापानी येन है, या फिर चाइना का युआन अथवा रेनमिंबी है, इन 5 में से अगर आपके पास में कोई भी करेंसी का बास्केट है तो इन 5 की करेंसी प्लस आपके पास गोल्ड, ये मिलकर के आपका अपना एक स्टॉक बनाते हैं, जिन्हें आप कई बार सुनते हैं कि आरबीआई के पास इतना ज्यादा फॉरेक्स हो गया है। अक्सर कटिंग्स मिलती हैं आपको $650 बिलियन का फॉरेक्स हो गया है। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेक्स है ना हमारे पास की विदेशी मुद्रा भंडार, ये फॉरेन रिजर्व जिसको आप कह रहे हैं फॉरेक्स, ये है क्या असल में? असल मायने में ये गोल्ड प्लस इन करेंसी से मिल। तो बोले इससे क्या होता है? बोले इससे अब आपके पास पता है कि मेरे पास एनी टाइम इतना रुपया है, इतना माल रखा है विदेशों का जो सब जगह चल सकता है। दूसरा, मेरे अपने देश में इतना गुड्स एंड सर्विसेज हम पैदा कर रहे हैं, तो हमारे पास भी माल है, हमारा माल और उनका माल मिलकर उसकी एवज में ही हम नोट जारी कर सकते हैं। आपने नोट ज्यादा जारी कर दिए, माल है नहीं, ये वही वाली बात हो गई। जैसे मान लो $1 को $1 के बराबर कर तो दो, अब ऐसे में डॉलर और रुपया बराबर करते ही आईफोन आपको 999 रुपए में मिल जाएगा। आईफोन 999 में मिल तो गया, अब करोगे क्या उसका भाई साहब? आप कहेंगे सर मोबाइल चलाएंगे। अरे प्रभु मार्केट में भी तो होना चाहिए। 999 रुपए का मोबाइल, आपके रुपए की इतनी वैलिडिटी तो होना चाहिए 999 में कोई आपको मोबाइल देने को तैयार हो। मतलब उसकी पहले से ही उन्होंने लिमिट लगा रखी है कि हम इतना मोबाइल बनाते ही नहीं है भाई साहब कि आपको 999 में मिल जाए। हमारा तो प्रोडक्ट ही बिल्कुल आइकॉनिक है, हाई प्राइस पे मिलेगा। इस वजह से ये सारा खेल होता है। खैर, इसके लिए एक विधि अपनाई जाती है और वो क्या है? न्यूनतम निधि पद्धति, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में, अच्छा ये भी बड़ा खेला है साहब, वित्तीय वर्ष। ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? देखिए फाइनेंशियल ईयर, जनरली आप लोगों ने जब बजट सुना हो, जैसे अभी बजट आया सन 2025 का बजट आपने देखा, 2024 का बजट आपने देखा, बजट तो देखते ही आप सब लोग। तो बजट का जब 1 फरवरी को बजट आता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो बजट आता है वो बजट आता इस बात के लिए है कि भाई ये किस समय से किस समय तक के लिए लिया जा रहा है। बजट क्या है? सरकार जो है वो लोकसभा या संसद से या देश को रिप्रेजेंट करने वाली संसद से धन मांग रही है कि हमें संचित निधि में से इतना पैसा दे दो भाई। तो जब धन मांग रही है तो वो जो धन मांगना है उस धन मांगने को ही हम बजट कहते हैं। बजट में 2 प्रकार के बिल आते हैं, एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल और एक होता है एक्सपेंडिचर बिल। कि भाई हमको कमाना भी है, मतलब एप्रोप्रिएशन करना है, और एक फाइनेंस करना है, मतलब हमको कमाना भी है और खर्च करना है। इन 2 प्रकार के बिलों से मिलकर बजट बनता है कि हाँ इस साल में इतना पैसा खर्च करेंगे। तो बोले कौन सी साल में खर्च करोगे? तो बोले साहब हम फाइनेंशियल ईयर। तो अब आप कहेंगे, अब इसको ध्यान से समझना, मान लीजिए कि आज हम ये कहें कि बजट आया फरवरी 2025 में, बजट आया तो साहब ऑलरेडी जनवरी जा चुकी है, फरवरी में आया है, पैसा कब मिलेगा? तो आप कहेंगे सर कब मिलेगा? अरे हमने कहा पैसा मिलते मिलते तो टाइम लग जाएगा, साल तो खत्म हो जाएगी, साल 2025 एंड हो जाएगी, 2026 शुरू हो जाएगी, तो साल तो पहले ही खत्म हो जाएगी। बीच में पैसा कौन मांगता है? साल से पहले मांगा जाता है। बोले नहीं सर,
यहां पर साल 1 जनवरी से नहीं मानते हम लोग, तो कब से मानते हो? बोले 1 अप्रैल से मानते हैं। फाइनेंशियल ईयर में जो साल मानी जाती हैं वो 1 अप्रैल से मानी जाती हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को ही फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। अब कहा जाता है कि सर इसकी भी बैंक नोट इशू कैसे किए जाते हैं? तो देखिए, भारत में नोट जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी आरबीआई है। मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि आरबीआई के अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी यह जिम्मेदारी है कि वो 1 रुपए का सिक्का और नोट जारी कर सकती है। इसके पास 2 मेथड होते हैं, पहला मिनिमम रिजर्व सिस्टम और दूसरा होता है प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम। हम कौन सा अपनाते हैं? न्यूनतम आरक्षित पद्धति, जिसके आधार पर हम नोट जारी करते हैं। ठीक है साहब। आरबीआई ने अक्टूबर 1956 से ही नई मुद्रा को जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित पद्धति अपनाई हुई है। इसके द्वारा प्रत्येक निर्गमित नोट के बदले 100% मूल्य की प्रतिभूति होना आवश्यक है। अर्थात जितना आप नोट निकाल रहे हो उसकी एवज में 100% उसकी सिक्योरिटी होना जरूरी है। कई बार मैं अपनी दादी का किस्सा सुनाता हूं आपको। मैं कहता हूं कि भाई देखो, मैंने मेरी दादी से कहा, मैं कई बार आप लोगों को ये वाली कहानी सुनाता हूं, फिर से सुन लीजिए। मैं कई बार कहता हूं, मेरी दादी से मैंने कहा कि दादी मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब तो दादी हमारी स्वर्ग सिधार गई हैं, लेकिन बचपन की यादें उनके साथ अभी भी जिंदा हैं, और आप में से भी बहुत से लोगों के होंगी कि साहब हम बचपन में गांव से पले बड़े, तो गांव में ऐसा होता था कि दादी के सामने जब भी कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता और हम कहते दादी हमें आइसक्रीम दिला दो, दादी कहते ठीक है अभी दिलाते हैं। जा गोडाउन से जाकर, अच्छा घरों में एक छोटा गोडाउन भी होता है, आपके भी होता होगा, जहां पे अनाज को खुला रखा जाता था, जरूरत भर का अनाज किसी एक बड़े कमरे में भर के रखा हुआ है कि जाओ और इस कटोरे में जाकर के अनाज भर लाओ। हम गए, अनाज में भरा डौचा लेकर पहुंच गए कि लीजिए। अरे भाई ये पकड़ अनाज, बच्चों को आइसक्रीम दे दे। आइसक्रीम वाला भी खुश, लीजिए अम्मा जी। एक कटोरे अनाज में उसने एक आइसक्रीम पकड़ा दी। मैं कहा यार ये बहुत सही है, ये बहुत तगड़ा सिस्टम है। रुपए के बदले अनाज और अनाज के बदले रुपया, सॉरी अनाज के बदले आइसक्रीम है, तो रुपया का सिस्टम ही नहीं है। ये बहुत सही सिस्टम है गुरु। मतलब हमने एक चीज बाईपास कर दी, आइसक्रीम खरीद रहे हैं अनाज के बदले, रुपया कहाँ है? बोले कहीं नहीं है, माल के बदले माल लेते हैं, सिस्टम सिंपल है। अच्छा, मैंने एक दिन उठाया वही कटोरा, अनाज भरा और पहुंच गया चॉकलेट वाले के पास, भैया चॉकलेट दे दो। उसने भाई वो कटोरा लिया, टक से चॉकलेट पकड़ा दिया। यार गुरु इसमें तो बहुत ताकत है। अपना कटोरा उठाया, उठाकर पहुंचे ज्वेलरी वाले के पास, भैया, बोले हाँ एक अंगूठी दे दो। बहुत बढ़िया बेटा, क्या मांगना है? हमने कहा एक फिंगर पे रिंग, फिंगर रिंग चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। बेटा किसने भेजा है? हमने कहा दादी ने भेजा है। बेटा दादी से कहो कि इतने से में नहीं आएगी, ये बोरियां लगेंगी भर भर के, तब जाकर के रिंग फिंगर आएगी। फिंगर नहीं, रिंग आएगी फिंगर के लिए। हमने कहा क्यों भाई, हम तो हर जगह जाते हैं तब मिलती है। बोले बेटे इसकी कीमत ज्यादा है, ये ज्यादा सामान में आती है। मैंने कहा कितनी ज्यादा है? बोले कम से कम 5 बोरी लगेगी। मैंने दादी 5 बोरी है क्या अपने घर में रखा हुआ? बोले नहीं है बेटा। तो 5 बोरी के बिना मिलेगी कैसे? इसका मतलब मैं वो रिंग तब तक नहीं ला सकता जब तक मेरे गोडाउन में 5 बोरियां नहीं है। तो 5 बोरियां अनाज नहीं है तो मैं वो रिंग नहीं ला पा रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास रिंग खरीदने के लिए उतना ज्यादा सामान नहीं है। अगर होता तो मैं माल ले लेता। इसका मतलब रोकड़ा जारी करने से पहले आपको उसके एवज में उतना माल रखा होना जरूरी है। आपने जारी कर दिया, माल ही नहीं है, तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। क्या? महंगाई बढ़ जाएगी, छोटा सा सामान भी बहुत महंगा मिलेगा। आपने तो बोरा भर के पैसा जारी कर दिया, लो ले जाओ भाई साहब। लेकिन उससे काम नहीं चल रहा ना। बार्टर सिस्टम से करेंसी तक हम कैसे पहुंचे थे? बार्टर सिस्टम से करेंसी तक पहुंचने की बड़ी कहानी थी। कहानी ये थी कि हम लोग जब माल का विनिमय करने लगे, जैसे ये तो हमारे शहर की कहानी हो गई, गांव की कहानी हो गई। कल को मान लीजिए कि मैं मर्सिडीज के शोरूम पहुंच गया और मैंने कहा भाई साहब ये 1.25 करोड़ की जो मर्सिडीज है मुझे चाहिए। बोले ले जाओ भाई साहब। हमने कहा अपनी तरफ से कितनी बोरियां लाएं? बोले भाई साहब 5 एक ट्रक लगेंगी। 5 एक ट्रक, वो भी 10 चक्के वाले लगेंगे भाई साहब। हो सकता है कि उससे काम बढ़ जाए, नहीं तो 10 ट्रक लग लेंगे। क्या बात कर रहे? बोले हाँ। हमने कहा क्यों? बोले भाई साहब माल की वैल्यू, रुपया जो है ना, उसकी एवज में आ क्या रहा है। इसका मतलब अब मुझे ट्रक लेकर थोड़ी जाने हैं, उसकी एवज में मुझे नोट जारी करने होंगे। नोट क्यों आया? नोट इसलिए आया क्योंकि हर जगह आप अपना माल लेकर नहीं घूम सकते। अगर मुझे कोई सामान चाहिए, विदेशों से जाना है, तो ये थोड़ी जहाज में पहले मेरा सामान जाएगा, अनाज जाएगा, मैं वहां ले जाकर के बार्टर सिस्टम खेलूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। इसके लिए फिर सरकार क्या करती है? सरकार गारंटी लेती है किस बात की?
कि इतने अनाज की एवज में हमने आपको ये लिखित में दे दिया कि आप इसे दे देना गारंटी के रूप में। इसको ऐसे समझिए, अगर मेरी दादी जो है वो किसी को ये गारंटी देने लग जाती कि बेटा चिंता मत करो, आप बच्चे को अंगूठी दे दो, मैं आपको गारंटी देती हूं कि मैं आपको 5 बोरी अनाज दे दूंगी जब आप आएंगे। मैं एक दिन मोटरसाइकिल लेने पहुंच गया, दादी ने फिर लिख कर दिया कि बेटा मैं तुम्हें गारंटी देती हूं कि आप जब आएंगे तो मैं आपको 100 बोरी अनाज दे दूंगी। फिर मैं तीसरी जगह पहुंच गया, मैं कार लेने पहुंच गया, दादी ने कहा बेटा मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं 1000 बोरी अनाज तुम्हें दे दूंगी। तो दादी की गारंटी पे सारा काम चल रहा है। लेकिन उल्टा सोचो, एक दिन क्या हुआ, दादी ने सोचा कि मेरे साइन से सब हो रहा है, बस मैं लिख कर देती हूं, मैं धारक को वचन देती हूं कि उसे 1000 बोरी अनाज दूंगी। ये दादी ने लिख तो दिया, लेकिन उधर की तरफ जब वो आदमी कहा कि लो दादी जी वो 1000 बोरी अनाज देना मेरा, अब इधर सामान ही नहीं था। सामान ही नहीं था तो फट गया मामला। क्यों फट गया? वो आदमी हर जगह जाके चिल्लाएगा, अरे ये बेवकूफ बना रही है दादी, माल नहीं है इसके पास में, उल्लू बना रही है। बोले फिर? बोले झूठ बोल रही है, झूठ झूठ झूठ। इसका मतलब दादी को नोट पर अगर ये लिखना है कि मैं धारक को वचन देती हूं, तो वचन के एवज में उतना माल होना जरूरी है। अब मेरी दादी को कौन लोग माने और कौन लोग ना माने? भाई मेरी दादी इंदिरा गांधी थोड़ी थी जो हर कोई मान ले। तो ऐसे में दादी की वैल्यू बढ़ाने के लिए सरकार को चुना गया। सरकार ने अपनी तरफ से एक दादी बिठाई, उसका नाम आरबीआई था। आरबीआई में एक आदमी बिठाया, उसका नाम आरबीआई का गवर्नर था, और उसको कहा कि सुन, हमारे बिहाफ पर तुम्हें साइन करने का पावर दिया जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? इस साइन के बदले तुम लोगों को गारंटी दोगे कि जाओ और जाकर के तुम इससे कुछ भी खरीद लो, कल को उस पैसे से कोई आदमी माल मांगने आएगा तो हम उसे माल दे देंगे, वो गोल्ड मांगने आएगा गोल्ड दे देंगे, वो डॉलर मांगने आएगा डॉलर दे देंगे, जो मांगने आएगा हम दे देंगे। इसीलिए आप अगर कभी डॉलर खरीदने जाएं तो आपको सरकार देती है डॉलर, लीजिए साहब इतने का डॉलर मिल जाएगा। आपने कहा गोल्ड चाहिए, वो लीजिए, माल तो आपके पास है ही ना उपलब्ध, आपको धोखे में नहीं रखा जाता। इसका मतलब नोट जारी करने की एवज में सिक्योरिटी होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने क्या नियम बना लिया कि जितना हमारे पास माल है उतनी हम सिक्योरिटी रखेंगे जमा करके। क्लियर हो गया? अब कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है फिर तो सर हमारे पास माल ज्यादा होना चाहिए। हाँ, सभी तो यही कह रहे हैं माल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कई बार देश क्या करता है, कर्जे में रहता है। कर्जे में क्या रहता है, सब माल नहीं था हमारे पास, माल नहीं था तो क्या किया, हम बिना माल के ही नोट छाप छाप के देने लगे और आपसे कहा गया माल कहाँ है भाई साहब? बोले भाई साहब नहीं है, उधार में दे दो, उधार में दे दो। उधार में देने लगे, उधार में देने लगे, लेकिन रिटर्न में अगर किसी ने मांग लिया पैसे लाओ, तो देश दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। आपने श्रीलंका देखा, पाकिस्तान देखा, हाथ में कटोरा कैसे आया इनके? ये लोग नोट तो बांटते रहे, एवज में सिक्योरिटी में धन था नहीं, धन नहीं था तो मुसीबत खड़ी हो गई। समझ में आया? 1991 में हमारे साथ क्या हुआ था, हमने सोचा तो यही था कि हमारे पास में रुपया है, देते जा रहे हैं, लेकिन हमने खरीद तो माल ज्यादा का लिया, पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं था। अब आपने कहा लो पेमेंट छाप के दे दो, छाप के दे दो तो सामने वाले ने मांग लिया, लाओ मेरे को ये नहीं चाहिए, गोल्ड दे दो, मेरे को गोल्ड चाहिए इसके एवज में। था ही नहीं हमारे पास, इसीलिए तो गोल्ड को गिरवी रखने की नौबत आ गई थी कि था ही नहीं, गोल्ड गिरवी रख के पैसा मांगना पड़ा कि दे दो भाई साहब, हमको तो पैसा तो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी को बड़ा ही ध्यान से रिलीज किया जाता है, अगर बिना उसके, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैंने आज के सेशन में आपका क्लियर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते तो हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि अल्टीमेटली हम नोट दबादब छाप क्यों नहीं लेते। अब मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं छाप लेते। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या अपनाया, हमने अपनाया एमआरपी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया। और दूसरा सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि सरकार जो है वो अपने संरक्षित कोष में जितना धन रखा हुआ है उसी के अनुपात में नए नोट जारी करती है। तो दो सिस्टम है हमारे पास, एक है मिनिमम रिजर्व सिस्टम और दूसरा है प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। होता क्या है, प्रोपोर्शनेट के अंदर भी ये भी एक प्रणाली थी हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि रिजर्व बैंक के अंदर जितना धन रखा है, गोल्ड रखा है, विदेशी मुद्रा का भंडार रखा है, उसकी एवज में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनेट सिस्टम को अपना लिया करते थे। लेकिन बाद में फिर हमने प्रोपोर्शनेट को हटाया और फिर क्या अपना लिया, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम अपना लिया 1956 से। क्यों? क्योंकि हमको यह समझ में आ गया कि भाई साहब 40% के बदले 100% नोट मत छापो, बुरी तरह से फंसोगे। तो पहले प्रोपोर्शनेट सिस्टम में थे, बाद में हमने कह दिया जितना हमारे पास माल है हम उतना ही नोट छापेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को एक बड़ा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो आज का जो टाइटल था वो ये टाइटल था कि भारत अपने पास में ज्यादा, मतलब हम नोट क्यों नहीं छाप लेते। अगर आरबीआई नोट छापना जानती है तो आज का टाइटल होना चाहिए कि हम नोट क्यों नहीं छाप लेते। तो उम्मीद है कि अब आपको इस बात का जवाब मिल चुका होगा।